हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग 2011 से 2024 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उनसे संबंधित जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। तो इसका आज हमारा पार्ट 4 है और इसके पहले इसके हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो भी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन हो गए थे पिछले वीडियो जिन लोगों ने देखा है, तो 20 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे, लेकिन फिर से हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उन शब्दों के समुच्चय की पहचान कीजिए जो रिक्त स्थानों को सही क्रम में भरे। एक व्यक्ति से पीड़ित है। अब यहाँ पे जहाँ पे आई दिया गया है से पीड़ित है, यदि उसका पर्याप्त मात्रा में, और यहाँ पे डैश जहाँ दिया गया थर्ड नंबर, हार्मोन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे हमें तीनों जगह पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन दिए गए क्या भरना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हम लोग भरेंगे एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है यदि उसका अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना रहा है। मतलब पर्याप्त मात्रा में कौन सा हार्मोन नहीं बना रहा है? इंसुलिन हार्मोन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे मधुमेह, अग्नाशय और इंसुलिन भरा जाएगा। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है? मुकुलन, द्विखंडन, टेस्ट ट्यूब, शिशुओं के जन्म के लिए पात्र निषेचन। तो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन प्रणाली कौन सी है? वो है मुकुलन। कौन सी? मुकुलन। और कौन है? मुकुलन के साथ साथ में द्विखंडन जो है ये भी क्या है? अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। तो यही हमें बताना था। तो ए और बी ऑप्शन हमारे सही दिए गए इसमें से। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। मुकुलन और द्विखंडन क्या है? अलैंगिक प्रजनन प्रणाली है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मुकुलन तथा द्विखंडन पशुओं में अलैंगिक प्रजनन प्रणाली होती है। मुकुलन की प्रक्रिया में मुख्यतः एक छोटा मुकुल जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। अब देखो जैसे कि एक ये क्या है? एक ये पार्ट है, ठीक है, ऐसे एक पार्ट है ये। तो इसमें छोटे छोटे मुकुल इस प्रकार निकल आते हैं, इस प्रकार निकल आते हैं। और फिर कुछ समय बाद क्या होते हैं? ये और बड़े हो जाते हैं और एक समय बाद क्या होते हैं? ये इससे अलग हो जाते हैं यहाँ से। तो ये क्या है? ये प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। द्विखंडन प्रक्रिया के तहत जीवों की एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने पर दो भागों में विभाजित हो जाती है तथा विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और दो नए जीवों का निर्माण होता है। जैसे कि द्विखंडन में क्या होता है? जैसे कि ये मान लो अमीबा होता है, जैसे कि एक प्रकार का, जैसे कि अमीबा है, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होगा? जैसे कि ये मतलब बीच से टूट गया, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, तो क्या हो गया? एक प्रकार से द्विखंडन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडप्रजक पशुओं का समुच्चय, मतलब जो अंडे देते हो? बिच्छू सर्प चूहा, मेढक सर्प मुर्गी, चूहा बिच्छू पेंगुइन, पेंगुइन मेढक कंगारू। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अंडे देने वाले पशु कौन कौन से इनमें से। तो मेढक, सर्प और मुर्गी जो है अंडे देने वाले हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अंडप्रजक जंतु वे हैं जो अंडे देते हैं। अभी हमने बताया भी आपको कि अंडप्रजक जंतु वे होते हैं जो अंडे देते हैं। अंडप्रजक या फिर जिनको ओविपेरस कहा जाता है, जंतुओं में प्रजनन आंतरिक निषेचन विधि द्वारा होता है, जबकि इनके भ्रूण का विकास बाह्य रूप से अर्थात अंड के खोल के भीतर होता है। खोल के अंदर भ्रूण को पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। और यहाँ पे मेढक, सर्प, मुर्गी क्या है? अंडपजक पशुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। जैसे कि ये में बताया गया, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, सूत्रकणिका और केंद्रक। बी है कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकणिका, केंद्रक। कोशिका झिल्ली
लवक, सूत्रकणिका, कोश का द्रव्य। अब यहाँ पे हमें बताना कि जैसे कि ए दिया गया, सी दिया गया, बी दिया गया है, तो इनमें से कौन कौन कोशिका है, मतलब ए बी सी में कौन सी पादप कोशिका है और कौन सी यहाँ पे जीव कोशिका है, ये हमें बताना है। तो जैसे कि बात किया जाए यहाँ पे कि जिसमें भी क्या होगा, जैसे कि कोशिका भित्ति होती है जो ये किस में पाई जाती है, यह पाई जाती है पादपों में, यह क्या जंतुओं में नहीं पाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पादप कोशिका। ये कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है, रिक्तिका, सूत्रकणिका, केंद्रक, ये सारी क्या, ये सारी जीव कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, लवक, सूत्रकणिका और कोशिका द्रव्य। अब बात की जाए कि लवक होता है जो, तो ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति और लवक जो है ये दोनों ही पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ए और सी क्या है, ए और सी जो कोशिकाएं हैं ये हो जाएंगी पादप कोशिकाएं, मतलब ए और सी वाले ऑप्शन क्या है, पादप कोशिकाएं हो जाएंगी। और जो विशेषताएं बताई गई हैं बी ऑप्शन में कि कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकणिका और केंद्रक, तो ये सारी विशेषताएं होती हैं जीव कोशिका की, मतलब जीव कोशिका में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और सी पादप कोशिकाएं हैं, ए और सी क्या है, पादप कोशिकाएं हैं जो दी गई हैं, और बी क्या है, जीव कोशिका है। ये जो विशेषताएं बताई गई हैं ये जीव कोशिका के बारे में बताई गई हैं। अब जैसे कि बताया गया है, कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं की सही पहचान है। ए और सी पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, रिक्तिका, सूत्रकणिका, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, लवक, कोशिका द्रव्य शामिल है। बी जीव कोशिका है, जीव कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकणिका, केंद्रक आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कि जो जीव कोशिका होती है उसमें से लवक नहीं पाया जाता है मुख्य रूप से जो देखा जाए, और ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से चीज़ें जो इनमें से डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न है, मानवों में डैश यहाँ पे भरना है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब वाई अंडे जेड शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मानवों में समरूप या फिर जुड़वा बच्चे तब पैदा होते हैं जब एक अंडे और एक शुक्राणुओं का के द्वारा जो है निषेचन होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मरुस्थली पौधों के कौन से अभिलाक्षणिक अनुकूलन लक्षण नहीं है। गहरी भेदती जड़ें, गुद्देदार तना, मोम की परत का पर्ण, ढलवा टहनियाँ। तो बात की जाए यहाँ पे यह पूछा गया है कि जो मरुस्थली पौधे होते हैं उनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो मोम की परत का पर्ण नहीं होता है उनमें, और ना ही उनकी ढलवा टहनियाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन सी और डी गलत दिए गए हैं। जबकि बात की जाए मरुस्थली पौधों की तो गहरी भेदती जड़ें, बहुत लंबी जड़ें होती हैं, और गुद्देदार तना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया लक्षण नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे जिसमें दिया गया ए ऑप्शन सी और डी। ना ही मोम की परत का पर्ण होता है और ना ही उनकी ढलवा टहनियाँ होती है, किनकी, मरुस्थली पौधों की। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मरुस्थली पौधे शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं। ऐसे वातावरण में भूमि में जल वास्तव में उपस्थित नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे जड़ें जल की खोज में अधिक गहराई तक चली जाती हैं। मरुस्थली पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रायः छोटा, काष्ठी, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढका होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी धमनियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन नहीं करती हैं, क्योंकि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो इसके विपरीत कार्य करती है। सभी शिराएं विऑक्सीकृत रक्त का वहन करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फुफ्फुस शिरा जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। बिल्कुल सही कथन दिया गया कि जो फुफ्फुस धमनी होती है वह हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। फुफ्फुस शिरा हृदय से फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त वहन करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है, यह पूछा गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है कि फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। अब जैसे कि बताया गया है, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है तथा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। हृदय से शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा
शरीर के समस्त भागों में होता है। किसी भी रुधिर वाहिनी में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। हमारी मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनता है? तो अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमें थकान जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में महसूस होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्षी श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं या फिर मानव में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तथा पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है एवं बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मनुष्यों या उच्च श्रेणी के जीवों की मांसपेशियों के थकने की अवस्था में यह श्वसन होता है। जिन जीवधारियों में यह श्वसन होता है उसे या फिर उन्हें एनएरोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एनएरोब्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि अंडे में वायु गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक वायु गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र हो, अंडे में 2 वायु गुणसूत्र हो। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि शुक्राणु में क्या हो? एक वायु गुणसूत्र हो। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सारे पूछे गए। सीटेट 7/1/2022 में पूछा गया है, 27/1/2023 पूछा गया है। और जो हम लोग ये व्याख्या इसकी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रट्टा मार के हम सोचे कि पास कर लें तो एग्ज़ाम नहीं पास होगा, क्योंकि हमें जो है विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये जो व्याख्या करते हैं तो इससे जो संबंधित नए क्वेश्चन हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है, निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि शुक्राणु में एक वायु गुणसूत्र हो। एक से एक गुणसूत्र संयोजन यह निर्धारित करती है कि बच्चा एक महिला है तथा एक्स वाई संयोजन यह निर्धारित करती है कि बच्चा पुरुष है। इस प्रकार एक मादा के अंडे में एक्स गुणसूत्र तथा नर के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन है? अमोनिया का नाइट्राइटो और नाइट्रेटो में परिवर्तन, मृदा में उपस्थित नाइट्रेटो का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का विमुक्त होना, जटिल मृत जैविक पदार्थ का अपघटित होकर अमोनिया में परिवर्तन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन। तो यहाँ पूछा गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना किसे कहेंगे? इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में जो परिवर्तन होता है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है, पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, अतः वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। बिल्कुल सही कथन दिया गया कि जो प्रोटोजोआ होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, यह भी कथन सही है। सभी मानव एक कोशिकीय होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मानव होता है उसमें से न जाने कितनी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। सभी मानव एक कोशिकीय नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा, जैसे कि बी ऑप्शन में दिया गया पहला और दूसरा, तो यही हमारा सही हो जाएगा कि सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं और सभी बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, जबकि मानव जो होता है बहु कोशिकीय होता है। अब जैसे कि बताया गया है, प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। रचना और क्रिया की दृष्टि से ये अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं। कई प्रोटोजोआ जो जानवरों और मनुष्य में विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या है, मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा, नींद की बीमारी होती है इनसे, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यही इसी क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बैक्टीरिया है एकल कोशिका वाले रोगाणु होते हैं जिनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, जबकि कवक हरित लवक रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। ये विविध पोषी होते हैं। सभी मनुष्य बहुकोशिकीय होते हैं।
ऊपर लिखित कथनों में ए और बी यहाँ पे दोनों सही दिए गए हैं। मतलब बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ है क्या है, एक कोश की होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है? मंदार या फिर आँख का, सूर्यमुखी का, ड्रमस्टिक स्वांजना की फली या फिर जैंथियम? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु द्वारा छितराया नहीं जाता, वो है सूर्यमुखी का बीज। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सूर्यमुखी का बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है। सूर्यमुखी के बीज स्थानीय रूप से पक्षियों और छोटे स्तनधारियों द्वारा फैलाए जाते हैं। सूर्यमुखी के बीज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण उन्हें सुपर फूड भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? अब जैसे कि यहाँ पे कथन बताए गए हैं, कथन यशवन है, कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकट होती है। बिल्कुल सही कथन दिया गया कि कंठ में जो श्वास नली होती है खाद्य नली के सन्निकट होती है। कथन दूसरा दिया गया है, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है। ये भी बिल्कुल सही कि कंठ जो होता है, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व होता है। कथन तीसरा है, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बताया गया कि श्वास नली खाद्य नली संकट होती है, मतलब एक दूसरे के नज़दीक होती है लेकिन अलग अलग होती है। वायु में भोजन एवं कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। तो एक कथन जो चौथा ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा कथन सही दिए गए, तीसरा कथन गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। S1, S2, S4 सत्य है और S3 यहाँ पर असत्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है? तो डायलिसिस जुड़ा है उत्सर्जन से। किससे जुड़ा है? उत्सर्जन से जुड़ा है। अब जैसे कि बताया गया है, मानव शरीर के उत्सर्जन प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। मानव शरीर के आंतरिक प्रोटीन के अपचय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित करने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है या फिर उत्सर्जन कहलाती है। डायलिसिस अर्ध पारगम झिल्ली में विलेय और द्रव के अति निस्पंदन के विस्मरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि कंपन में कंपन ए पैदा करता है, मतलब कंपन कौन पैदा करता है? फिर कंपन जो ए, मतलब यहाँ पे जो भरा जाएगा, कंपन को बी में भेजता है, वहाँ से संकेत सी पर जाता है। तो ए और बी सी क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि मानवों में ध्वनि कंपन में कंपन कर्णपटह पैदा करता है। कौन करता है? कर्णपटह पैदा करता है। और यहाँ पे कर्णपटह कंपन को अंतरकर्ण में भेजता है। कहाँ भेजता है? अंतरकर्ण में भेजता है, वहाँ से संकेत मस्तिष्क पर जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्णपटह, अंतःकर्ण और मस्तिष्क यहाँ पे भरा जाएगा। ए, बी और सी ऑप्शन जो दिए गए हैं खाली वाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है? रेशम कीट पालन और वनवर्धन, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि जो है रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। देखो जैसे कि बताया गया यहाँ पे, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि रेशम उत्पादन से जुड़ा है। शहतूत रेशम कीट सामान्य रेशम कीट है जिसका उपयोग रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, यह मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? सरसों, गुलाब, पपीता, पिटूनिया। तो यहाँ पे पपीता जो है एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत आएगा, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया जो है यह द्विलिंगी पुष्पों के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है, या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा। पपीते के फूलों में या तो नर प्रजनन भाग पुंकेसर या मादा प्रजनन भाग अंडप होता है। नर प्रजनन अंग को पुमंग कहा जाता है और मादा प्रजनन अंग को जायांग कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, राइबोजियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का
ये जो संबंध होता है पौधे के साथ, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं इसको? सहजीवी संबंध कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। इस जीवाणु का पौधे के साथ संबंध सहजीवी कहलाता है। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। यह दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों पर पाए जाते हैं। जब दो जीव एक दूसरे के लिए परस्पर लाभकारी होते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में उपस्थित होती, बिल्कुल सही दिया गया है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि कोशिका में उपस्थित होती है। तो बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया कि कोशिका भित्ति जो होती है पौधों की कोशिका में अनुपस्थित नहीं होती, जबकि उपस्थित होती है। जबकि पशु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है। लवक केवल पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया गलत कथन कौन सा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक कौन होता है? तो वह होता है जाइलम। कौन होता है? वह जाइलम ऊतक होता है, जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए। ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, तो इसे फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लोएम कहा जाता है। और उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि पत्तों की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रंध्र कहा जाता है। उन्हें रंध्र कहा जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं उसमें से जो होगा हमारा जाइलम, फ्लोएम और जो रंध्र होगा, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो ए वाला भाग है, जैसे कि पौधों में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है, उन्हें दारू या फिर जाइलम कहा जाता है। ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुँचाते हैं, उन्हें पोषवाह या फिर फ्लोएम कहते हैं। और पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। मानव और पौधों की बीमारी दी गई, इधर दिए गए रोग कारक सूक्ष्म जीव किनके द्वारा होता है? जैसे कि सिट्फ विकार जो है तो वह होता है जीवाणु के द्वारा, तो इससे मैच कर देंगे हम लोग। उसके बाद जैसे पोलियो है तो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, तो इसे हम फर्स्ट वाले से मैच कर देंगे, विषाणु के द्वारा होता है। मलेरिया जो है तो वह मलेरिया जो होता है तो वह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो मलेरिया को हम लोग मैच कर देंगे प्रजीवाणु से। और गेहूं की रफ्ट जो होती है कवक के द्वारा होने वाला रोग है। तो इसके अनुसार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहले का दूसरा, बी का फर्स्ट, सी का चौथा और डी का तीसरा।